आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े थे और उसमें हम लोग फ्लावर की संरचना और फ्लावर की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी बातों पे चर्चा किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बच्चों क्या है? फ्लावर के अंदर मेल तथा फीमेल गैमीट के निर्माण की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पराग कणों तथा बीजांड के निर्माण की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बीजांड और पराग कण आपस में संलयित होकर के, फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और बीज का निर्माण होता है। बच्चों, आज स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग दोनों प्रकार के स्पोरोजेनेसिस की चर्चा करेंगे। स्पोरोजेनेसिस को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, और मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत पराग कणों का निर्माण होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत बीजांड का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को हम लोग निम्न पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ एंथर, यानी एंथर का निर्माण होगा। एंथर बनने के बाद दूसरा पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट होगा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पराग कण का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, क्या विशेषताएं होते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो लास्ट पॉइंट होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, यानी कि मेल गैमीटोफाइट का विकास पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों, हमारी पहली हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ एंथर। एंथर के बारे में पिछले क्लास में आपने जानकारी ग्रहण किया था कि यह पुष्प का नर भाग होता है, मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर की ओर एंथर तथा नीचे की ओर फिलामेंट होता है। दोनों संरचनाओं को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव पाया जाता है। बच्चों, जब एंथर का निर्माण होना होता है तो पुष्प के अंदर एक बड बनती है, कली बनती है, जो संरचना में अंडाकार होती है। अगर इस कली का टीएस काट करके देखें तो ये अंडाकार संरचना में मुख्यतः दो बातें नजर आती हैं। सबसे बाहर की ओर एक स्तरीय कोशिका से मिलकर बनी हुई एपिडर्मिस, और उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही हैं जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। और इस सारी संरचना को हम प्रोमेरिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसी से एंथर का विकास होता है। बच्चों, प्रोमेरिस्टम में पाई जाने वाली प्रत्येक कोने में उपस्थित कोई भी मेरिस्टेमेटिक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है
यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। प्रोमेरिस्टम के चारों कोनों पर दिखाई दे रही डार्क रंग की बड़ी मेरिस्टेमेटिक सेल को आर्की स्पोरेंजियल सेल कहते हैं। यह आर्की स्पोरेंजियल सेल शीघ्रता से विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की ओर स्पोरेंजियल सेल। बच्चों, प्राइमरी पैराइटल सेल के द्वारा एंथर के अंदर 3 लेयर का निर्माण होता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर इंडोथीसियम लेयर, सबसे अंदर की ओर टाइपेटम लेयर और मध्य में मिडिल लेयर, अर्थात एंथर सैक इन 3 लेयर के द्वारा परतों के द्वारा घिरा होता है। इंडोथीसियम लेयर को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। मिडिल लेयर आगे चल कर के डिसेपियर हो जाती है, लेकिन टाइपेटम लेयर से पहले यह पराग कणों के निर्माण करने वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण करती है। इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है उसे टाइपेटम लेयर कहते हैं। इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये पराग कणों के पोषण का कार्य करती है। आगे बढ़ाते हुए एंथर के मध्य में जो खाली स्थान एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे एंथर सैक कहते हैं और इस एंथर सैक में बहुत सारी स्पोरोजीनस कोशिकाएं भरी होती हैं। ये स्पोरोजीनस कोशिकाएं आगे चलकर स्पोरेंजियल मदर सेल बनाती हैं और स्पोरेंजियल मदर सेल में कई बार रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। बच्चों, एंथर के मध्य में आर्की स्पोरेंजियल सेल के द्वारा पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, लेकिन वहीं पे डायग्राम नंबर बी पे आप देख सकते हैं कि मध्य में कई कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ एक गुच्छा दिखाई देता है, जिसे प्रोकैम्बियल स्टैंड कहते हैं। ये प्रोकैम्बियल स्टैंड वैस्कुलर बंडल में परिवर्तित हो जाता है या वैस्कुलर टिश्यू में परिवर्तित हो जाता है, जो पानी, खनिज लवण तथा पोषण को एंथर तक पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले हेडिंग पे चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के निर्माण में आप जानते हैं कि एंथर के अंदर पाई जाने वाली
माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल अर्धसूत्री कोश का विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री कोश का विभाजन करते हुए पोलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। अर्धसूत्री कोश का विभाजन का पैटर्न दो प्रकार का होता है। इसी पैटर्न के आधार पर पोलन ग्रेन के निर्माण की क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सक्सेसिव टाइप और नंबर 2 सिमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप विधि को अगर देखें तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और उन दोनों केंद्रक के मध्य, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यह जो पहला विभाजन होता है इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल में तो 2n होती है, लेकिन जो ये दो डॉटर सेल बन रही हैं इनमें आधी हो जाती है, यानी कि ये कोशिका हैप्लॉइड होती है। इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में फिर से होमोटाइप का डिवीजन होता है और चार कोशिकाएं, हैप्लॉइड चार कोशिकाएं बन जाती हैं जिन्हें टेट्रॉड कहते हैं, और ये टेट्रॉड एक दूसरे से अलग होकर के पोलन ग्रेन का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरे टाइप का जो डिवीजन होता है उसे सिमल्टेनियस टाइप कहते हैं। यह सिमल्टेनियस टाइप का जो डिवीजन होता है वो थोड़ा सा सक्सेसिव टाइप से भिन्न होता है, बाकी सभी प्रोसेस सेम होती हैं। इसमें प्रथम डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये दोनों कोशिकाएं सेप्टा द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं होती। इसके बाद पुनः इनमें होमोटाइप का डिवीजन होता है और ये चार कोशिकाएं बन जाती हैं जो सेप्टा द्वारा अलग नहीं होती, और डिवीजन पूरा होने के बाद ये कोशिकाएं अंत में सेप्टा द्वारा चारों अलग हो जाती हैं और चार पोलन ग्रेन का निर्माण करती। अगली हेडिंग है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चों, अगर पोलन ग्रेन की संरचना देखी जाए तो ये राउंड संरचना, सूक्ष्म और राउंड संरचना होती है जो दो प्रकार की झिल्लियों द्वारा घिरी होती है। बाहर की ओर एक जाइन लेयर और अंदर की ओर इंटाइन लेयर होती है। पोलन ग्रेन में बीच बीच में जर्म पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पोलन ट्यूब का विकास होता है। पोलन ग्रेन के मध्य में एक हैप्लॉइड केंद्रक होता है और यह केंद्रक चारों तरफ से साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा होता है। और आगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चों, पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद जब परागकण पुष्प के स्टिग्मा भाग पे जाकर चिपक जाता है तो मेल गैमीटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है। इसमें सर्वप्रथम पोलन ग्रेन के अंदर उपस्थित केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को
जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस पोलन ग्रेन की दीवार से चिपक जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जर्म पोर से होते हुए पोलन ट्यूब के साथ साथ आउट ग्रोथ करता है और पोलन ट्यूब आकार में बढ़ती जाती है, जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। और निषेचन क्रिया के कुछ समय पहले जर्मिनल न्यूक्लियस या जर्म न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होकर के दो मेल गैमीटोफाइट न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जिसमें से एक मेल गैमीट एक कोशिका से तथा दूसरा पोलर कोशिका से फ्यूज हो जाता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी पूरी हो जाती है। बच्चों, प्रथम चैप्टर के एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको बता दिए थे, लेकिन उनमें से यश को 2 सवालों पे डाउट था। वो 2 प्रश्न हैं। उन 2 प्रश्नों में से एक पहला प्रश्न 10वां प्रश्न था, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। तो बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मक जनन होता है। यानी कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा दैहिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, और इस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा शरीर में वृद्धि होती है, जंतुओं में भी और पौधों में भी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिनके द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का जंतुओं के केस में, पराग कणों तथा बीजांड का पौधों के केस में निर्माण होता है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही युग्मकों का निर्माण होता है। इसलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और युग्मक निर्माण की क्रिया एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। ओके, इसका अगला सवाल था, सवाल नंबर 12वां था, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और इसके नुकसान बताएं। बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और इससे होने वाले नुकसान को बताएं, या इससे होने वाले क्या नुकसान होते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको जंतु जगत में ले जाऊंगा, और जंतु जगत में विभिन्न जंतुओं के केस में यह देखा गया कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें अंतः निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन उन जंतुओं में होता है जो मोस्टली, इस बात को ध्यान देंगे, जो मोस्टली जल में पाए जाते हैं, जैसे फिश, एम्फीबिया। इसी प्रकार से कुछ निम्न प्लांटों में भी ये प्रक्रिया देखी गई है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा आदि में। तो बच्चों, बाह्य फर्टिलाइजेशन में मेल तथा फीमेल दोनों गैमीट पानी के माध्यम से एक दूसरे के पास आते हैं और आपस में
फ्यूज हो करके जुड़ करके बाह्य निषेचन क्रिया को पूरा करते हैं, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। इसी सवाल में जो पूछा गया कि इसके क्या नुकसान होते हैं। बच्चों, बाह्य निषेचन के चूंकि जल में होता है, इसलिए मेल तथा फीमेल गैमीट की आपस में मिलने की प्रक्रिया में किसी भी बाधा के कारण ये दोनों गैमीट आपस में नहीं जुड़ पाते, आपस में नहीं मिल पाते, जिससे निषेचन क्रिया की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो बाह्य निषेचन से ये नुकसान होते हैं। वास्तव में बच्चों, बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं वो अधिक संख्या में गैमीट का निर्माण करते हैं, क्योंकि इन गैमीट के आपस में मिलने की संभावना कम होती है। तो ओके बच्चों, लेट्स गो, थैंक यू।